आपका लेआउट में आई थिंक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली साइट जो गूगल अर्थ इमेज दिख रहा है उसके बेसिस पे कहाँ है। एक तो पहला एक जो पॉइंट है इसमें एग्रीकल्चर दिख रहा है आज की डेट में, तो भले 2018 का है, 2018 के हाँ बेसिस पे भी अगर जाएंगे तो ये पूरा पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, जो आपने देखा भी साइट पे भी कंफर्म किया कि एग्रीकल्चर लैंड है। कुछ एरिया है हाँ सर। जहाँ पे लाइक आई थिंक इस वाला इसका एरिया होगा जहाँ पर स्क्रबी एरिया है या ओपन लैंड है। बाकी तो सब पूरा हम्म एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पर लोग हम्म फार्मर्स भी थे जो काम कर रहे थे। तो 99% केसेस में ये साइट रिजेक्ट हो सकती है बाय कमिटी मेंबर्स अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है। अदरवाइज आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, एक इसका लैंड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने वेरीफाई किए होंगे तो मैं मुझे भी एक बार भेज देना, मैं देख लेता हूँ उन्होंने उसमें क्या लिखा है। एनए लिखा हुआ है या कृषि योग्य लिखा है। अगर कृषि योग्य लिखा है तो 100% ये एक्सेप्ट नहीं होगी, और अगर कुछ में नॉन एग्रीकल्चर लिखा है और फिर भी एग्रीकल्चर कर रहा है तो अलग पॉइंट है। और गूगल अर्थ पे सर तो ये ये देखकर। जो शज, बोलिए। सर ये जो शहजादपुर जो ब्लॉक है, हम्म। ये जो हरियाणा की एक पॉलिसी है हम्म। इंटरप्राइजेस वाली 2010 की, उसके हिसाब से ये नो सीएलयू ब्लॉक में आता है। उसमें नो ऐसे 35 ब्लॉक्स हैं जिसमें नो शहजादपुर पीएलयू आता है, का तो मतलब? इसलिए इन लोग को मतलब चेंज इन लैंड यूज लेना नहीं पड़ेगा। चेंज इन लैंड यूज सीएलयू सीएलयू उनको लेना नहीं पड़ेगा, ऐसा वो लेना बता नहीं। रहे अच्छा, हैं। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है क्या? हाँ, ये ये मतलब ये शहजादपुर ब्लॉक डिक्लेयर्ड है उसमें। तो उसका उसका है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट समथिंग? हाँ, डॉक्यूमेंट उस है मेरे डॉक्यूमेंट में पास। ये सर्वे नंबर आते हैं? हाँ, वो एनेक्चर, उसके एनेक्चर में इसका शहजादपुर ब्लॉक का डिस्कशन है, वो एनेक्चर हाईलाइट नंबर कर 6 लीजिए में। आपका, अगर ये जो सीएलयू है वो उसका नोटिफिकेशन और हाँ। इसके डॉक्यूमेंट के सर्वे नंबर उसमें अगर आ रहे हैं वो हाईलाइट करके उतना पार्ट भेज दीजिए या पूरा पार्ट भेज दीजिए। मैं भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ हाँ कि सर, अगर मैं ये है आपको भेज दूँ। तो हम कुछ उसमें अपना राइट अप बनाएंगे, राइट, ताकि उसमें जस्टिफाई हो पाए कि इसकी जरूरत है या नहीं जरूरत है। चलिए वो पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड आप नोट करते जाइए क्या क्या पॉइंट्स आपको वेरीफाई करने हैं दोबारा सबमिट करने से पहले। दूसरा आप जाते हैं फॉर्म वन हाँ। पे। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल फॉर्म वन दिखा देता हूँ। वो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं बता रहा हूँ बट क्योंकि आपको इमीडिएट सबमिट करना है। बट एक सिंपल फॉर्म वन कैसा होना चाहिए और किस टाइप से, क्योंकि आपको ऑनलाइन भरना है तो यहाँ ये सब कुछ जरूरत नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है फिर रीसबमिट करना पड़ता है, और या फिर टॉर के टाइम पे आपको कहीं भेजना है तो ये फॉर्म वन का कॉपी आपको भेजना पड़ेगा। तो आप फॉर्म वन लिखिए, उसका नाम क्या है, ग्रीनफील्ड है या जो भी है, आप कई बार लिखते भी हैं ग्रीनफील्ड, वो लिखिए। उसका पर्पस लिखिए, यानी डिस्टिलरी का है जो एज पर ईआई नोटिफिकेशन। उसके बाद इंडस्ट्री का नाम, उसका शेड्यूल, कैटेगरी एज पर ईआई नोटिफिकेशन। अगर कोई अमेंडमेंट लेटेस्ट आया हुआ है तो उस अमेंडमेंट का नाम भी लिखिए, यानी इसका डेट लिखिए। जैसे अगर बी टू की बात करते हैं फार्मास्यूटिकल में तो 27 मार्च 2020 अगर लिखना है और उसके बाद 20 अक्टूबर है तो वो डेट यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद उसका एड्रेस, चाहे वो फार्म वन हो या पीएफआर, दोनों में हमें दोनों चीजें लिखनी है। टोटल एरिया, प्रोडक्शन ठीक है कैपेसिटी सर। और उसका कॉस्ट, ये हाँ, आपका कवर पेज बनाना है। कवर पेज पे जरूर लिखना है। आप देखिए ये हमने ठीक है। दिया है। आ, ये पीएफआर का, अगर आप देख रहे हो पीएफआर का कवर पेज है, फ्रंट पेज है, और ये फॉर्म दूसरा, ये फॉर्म वन का एक सेम टाइप का। एक बार बना लीजिए, इसको कॉपी पेस्ट करिए, खाली पीएफआर की जगह फॉर्म वन आ जाएगा, बाकी वही चीज लिखा रहेगा। हम्म एप्लीकेंट का नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, और ये तीन चीजें, टोटल प्लॉट एरिया, हम्म प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोजेक्ट कॉस्ट, उसका एड्रेस, यानी यहाँ पे साइट का हम्म एड्रेस होगा, नीचे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस लिख सकते हो। यहाँ पर ईआईए हम्म नोटिफिकेशन शेड्यूल लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, पर्पस लिखना है, और नया है या ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है वो लिखना है। उसके बाद आप फॉर्म स्टार्ट करते हैं। जो भी डिटेल है वो क्वेश्चनरी में तो आपको जैसे भरना है वैसे ही भरना है, उसमें मैं अब वहां पे बता दूंगा जहां पर आप भरने वाले हो। लेकिन ध्यान रखिए जब भी हम बात करते हैं डिस्पोजल की तो आपको सुवेज का अलग लिखना है, वेस्ट वाटर का अलग लिखना है, और अगर कुछ और फैसिलिटीज है, एमडब्ल्यू या कुछ भी है तो उसको अलग कैटेगराइज करना है। दूसरा, हम पीएफआर में फास्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको खाली एक स्नैपशॉट है समझने के लिए, ठीक है। पीएफआर में भी सेम टाइप का कवर पेज, यहाँ पर आता है कब आप सबमिट करने वाले हो, उसका मंथ और ईयर, लाइक अभी मार्च में हम्म सबमिट करोगे तो मार्च 21 यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट में हम्म आपका मेजर कंटेंट चैप्टर वाइज जो भी है, 9 चैप्टर आप बनाते हो वो टेबल, लिस्ट ऑफ टेबल्स डाल दीजिए, लिस्ट ऑफ फिगर्स डाल दीजिए, मैप वगैरह कुछ है तो एग्जीक्यूटिव समरी जो आप बनाते हैं वैसे ही डालिए जैसा भी है। पहला एग्जीक्यूटिव समरी हो गया, टाइट रॉ मेटेरियल हो गया, आपका जो भी प्रोडक्ट्स हो गया,
वो इस प्रोडक्ट में तो 3-4 प्रोडक्ट हैं इसके अंदर। फिर आपका प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, उसमें डिटेल सब कुछ लिखना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, फिर लोकेशन डिस्क्रिप्शन के इसमें डालेंगे तो आप पूरा प्रोजेक्ट का लोकेशन मैप। यहाँ पे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इंडिया आप ऐसे ही मैप बनाते हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप उसमें देखेंगे कि यहाँ पर जब भी मैप डालते हैं तो कोई भी वाटर मार्क वाला मैप नहीं डालेंगे। इंडिया मैप दिखाना है, उसके बाद स्टेट का मैप दिखाना है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट का मैप दिखाइए, उसके बाद चाहे गूगल अर्थ डालिए, गूगल अर्थ का इमेज डाल दीजिए या फिर टोपोशीट का इमेज डाल दीजिए, लेकिन आप कोई भी वाटर मार्क वाला इमेज यूज नहीं करेंगे। आप बोलेंगे मिलेगा कहाँ? आपको गूगल पे इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। वाटर मार्क का मतलब है वो उसका कॉपीराइट है, आप कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते। वो चीज ध्यान रखिए, भले ही कोई अभी तक आया नहीं होगा आपके पास केस, लेकिन जब आएगा तो सारे केसेस निकाल देगा। इसलिए वो चीजों को हमें ध्यान रखना है, अवॉइड करना है। और पीएफआर के अंदर भी स्टडी एरिया में टोपो सीट और गूगल अर्थ दोनों का डालना कंपलसरी है विदाउट फेल, चाहे वो कैसी भी साइट हो। आप एज ए कंसल्टेंट आपको वो चीज बतानी है, सो दैट कि ऐसा नहीं हो कि हम कुछ हाइड कर रहे हैं। क्राइटेरिया फिक्स करिए, क्राइटेरिया ये है वो लिख दीजिए, जस्टिफाई कर दीजिए। जैसे आप पता है सीएलयू है उसके पास, उसको चेंज ऑफ लैंड यूज नहीं चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको पीएफआर में फिर लिखनी है साइट जस्टिफिकेशन में। लेकिन ये दो चीजें तो जरूर डालिए, एक गूगल अर्थ इमेज का 10 किलोमीटर रेडियस का, और दूसरा टोपोसीट का स्टडी एरिया में। आपके पास ऑलरेडी जीआईएस के एक्सपर्ट है, उनको बोलिए 2 दिन में, 1 दिन में, आधे घंटे का काम है, इमीडिएटली वो बना के दे देंगे। फिर आपका जो भी मास बैलेंस वगैरह होगा एज पर योर रिक्वायरमेंट वो डालिए, जो भी डीपीआर में दिया है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड उसके बाद आप जाएंगे वाटर बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहले आपको ये समझना है, साइड की फोटोग्राफ्स अगर अगर आपके पास हैं, ज्यादा नहीं तो 2-3 फोटोग्राफ जरूर डाल दीजिए, जो भी हैं जैसी भी हैं, कोई ज्यादा देखने वाला नहीं है, बट 1-2 फोटोग्राफ तो डालिए, ज्यादा नहीं तो एक डाल दीजिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो क्लाइंट से मांग लीजिए, कई बार क्लाइंट ही जाके वहां से फोटोग्राफ ले सकता है। दूसरा, वाटर का कंजम्पशन और उसका वेस्ट वाटर जनरेशन, ये दो चीजें टेबल फॉर्म, टेबुलेटेड फॉर्म में, जैसे कि आप देख रहे हो डोमेस्टिक है, गार्डनिंग का हो गया, या गार्डनिंग को आप ग्रीन बेल्ट बोल सकते हैं। फिर इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होंगी, अगर आपने स्क्रबर लगाया तो स्क्रबर का बताइए, बॉयलर है, कूलिंग टावर है, तो वो सारी चीजें अलग अलग बाइफरकेट करिए, फिर इस टाइप का वाटर बैलेंस बनाइए। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वाटर बैलेंस, एग्जैक्टली आपको क्लियर होगा। कभी भी चाहे यहाँ पे देख के कंफ्यूज मत होइए कि ये किसी केवल एक सैंपल के लिए है। आपको टोटल वाटर लिखना है, रिसाइकल्ड वाटर लिखना है, और फिर फ्रेश वाटर की क्वांटिटी उसमें से माइनस करके टोटल। यस, क्या हुआ? आपको ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, डोंट वरी, आप सुन लीजिए। डॉक्टर सुप्ति, आर यू लिसनिंग? सोनू, हाँ सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, मे भी हो सकता है फोन वोन आ गया हो सर कोई, हाँ कोई इसलिए बात नहीं, होगा। भाई ये आपको मिल जाएगा दोबारा। मैं सिर्फ समझाना ठीक चाहता हूँ ठीक कि है। वाटर बैलेंस आप कैसा ठीक है। बनाएंगे। ये एक एग्जाम्पल ठीक है सर। फार्मास्यूटिकल का है, बट आप किसी में भी केवल क्या होगा, प्रोसेस और कॉमन जो लिखा है वो चेंज होगा। वहां पर आप इंडस्ट्रियल हम्म। पर्पस लिखोगे, बाकी कूलिंग टारगर है आपको देना है, वॉशिंग आप लिखोगे, स्क्रबर आपके एपीएल, अगर कोई भी स्क्रबर कहीं लगाया है, वेट स्क्रबर, अल्कली स्क्रबर, तो आपका स्क्रबर का पानी आएगा, बॉयलर का पानी आएगा, डोमेस्टिक का, गार्डनिंग का, या ग्रीन बेल्ट जो भी लिखते हो, उनको इस टाइप से दिखाना है कि लॉस हो रहा है, ताकि आप नीचे जीरो दिखा पाओगे। फिर उसका अल्टीमेट फेट क्या है, ईटीपी में जाने वाला है या कहीं और जाने वाला है, ईटीपी के बाद क्या है, एमडब्ल्यू है या समथिंग जेडल्यू है, तो जेडल्यू आपको दिखाना पड़ेगा कि रिसाइकिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखे कंडेंसेट लगाया, भले ही वो क्लाइंट करे नहीं करे, आपको यहाँ पे बॉयलर है और कूलिंग टावर है तो कंडेंसेट, देखिए इसमें भी वैसे किया है, कंडेंसेट करके उसको दोबारा रिसाइकिल किया है। और कूलिंग टावर बॉयलर है, वहां भी कंडेंसेट लगा। आज की डेट में कंपलसरी है, कहीं पर भी जर्नल की बात करते हो तो आपको बॉयलर और कूलिंग टावर से कंडेंसेट लगा के पानी को रिसाइकिल करना ही है। फिर ये तो हो गया वाटर का। अभी हम दोबारा वहीं पे जाते हैं पीएफआर पे। फिर आपका पावर का रिक्वायरमेंट जो भी लिखते हो लिखिए। फ्यूल टाइप, फ्यूल ये आपका अभी स्वदेश में सेम टाइप आएगा, क्योंकि फ्यूल आपने लिखा है बट एक साथ नहीं लिखा है। वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है वेस्ट लिखिए, उसकी कैटेगरी लिखिए, क्वांटिटी लिखिए, कहाँ कहाँ पर वेंट कितनी है, प्रोसेस वेंट कितनी है, उसके अंदर भी कौन सा पोल्यूशन निकल रहा है, उसकी लिमिट क्या है। क्योंकि स्टैक में तो आप लिमिट लिख देते हो सिंपली, बट प्रोसेस टैग या प्रोसेस वेंट है उसकी नहीं लिखते, वो डालना जरूरी है। फिर आपका अगर आपने उसमें लिया है ब्लीड लिखकर, यानी कि स्क्रबर का पानी लिया है, तो ब्लीड लिखकर का क्वांटिटी कितना आ रहा है, उसमें एचसीएल है, एचबीआर है, जो भी आपने मीडिया लिया होगा वही निकलेगा, उसका क्वांटिटी भी जस्टिफाई करिए, कैलकुलेट करिए। फिर वेस्ट जनरेशन हो गया, ये आप डालते हो सभी जगह पे। फिर कुछ सेफ्टी प्रोविजंस पीएफआर में आपके आने चाहिए, नॉइज कंट्रोल करना है, कनेक्टिविटी है, ये सब चीजें आप डालते हो ऑलरेडी।
या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है विद इन 10 किलोमीटर रेडियस, वो सारी चीजें आप डाल देते हो। फिर लैंड यूज का अगर मैप आपके पास बना हुआ है तो चैप्टर 5 में ऑलरेडी डाल दीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको प्लान अपना पहले बताना है कि हमारे पास प्लांट कितना, ग्रिड बिल कितना, पार्किंग और रोड, ये तो इंपॉर्टेंट, ईटीपी यूटिलिटी, ये इंपॉर्टेंट एरिया बाइफर्केशन आपके प्रोजेक्ट से डालना है। अलग से आप चैप्टर 2 में डालते ही हो, बट यहाँ पर भी आपको देना है। फिर एक शेड्यूलिंग है, शेड्यूलिंग आपको ये इस वे में शेड्यूलिंग बनानी है, कितने साल या कितने महीने में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। स्टार्ट फ्रॉम लैंड डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एक्टिविटी, मशीनरी इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग ऑफ मशीनरी, ऑपरेशन एक्टिविटी। ये एटलीस्ट ये एक सिंपल एक सैंपल टाइप का फॉर्मेट है, इतनी चीजें आप कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हो, इट्स वेरी रिक्वायरमेंट। कितने महीने होंगे ये आप क्लाइंट से पूछ सकते हो, 18 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, उसी को यहाँ पे बाइफरकेट करके तोड़ सकते हो। फिर आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट हमको इस वे में खाली ऐसे 100 करोड़ रुपीस लिख के नहीं देना है, उसमें लैंड कॉस्ट कितना है, साइट डेवलपमेंट कॉस्ट कितना अप्रोक्सीमेट आएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग या बिल्डिंग सिविल कॉस्ट कितना आएगा, मशीनरी की कॉस्ट कितना आएगी, फिर उसका इंस्टॉलेशन कितना होगा, फिर उसका ईएमपी कितना होगा, ये मेन हेड तो आपको देने ही है। ईआईए में और ज्यादा हेड होते हैं, बट आप पीएफआर में मेन हेड जो आपके हैं 5-6, ये हेड आपको जरूर देने हैं। उसके बाद आप 1 करोड़ या 100 करोड़ जितना है वो लिखिए। ईएमपी को फिर बाइफरकेट कर सकते हो कि एपीसी कितना है, वाटर कितना है, हजार्डस वेस्ट कितना है, या जो भी और ग्रीन बेल्ट कितना है, ओएचएस कितना है, वो सारी चीजें यहाँ लिख सकते हो। सीईआर का कॉस्ट अभी तो ऑब्सोलीट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये अभी वॉलंटरी एप्लीकेबल है, तो सीईआर का आप डाल सकते हो 2% या जो भी एप्लीकेबल है। फिर चैप्टर 9 केवल आपको रिकमेंडेशन देना है, दैट्स ऑल। ये एक सैंपल हमने बताया। अब मैं आपको बताऊंगा आपका जो आपने दिया है मुझे, सुक्ति जी आपने ज्वाइन कर लिया क्या? हेलो डॉक्टर सुक्ति, आर यू लिसनिंग? कैन वी स्टार्ट विद फॉर्म? ज्वाइन तो है सर, लेकिन हाँ मे बी वो बिजी, ठीक है, तो मैं आपका कर देता हूँ, ठीक है, स्वदेश का देख लेता हूँ, राइट। हाँ जी, स्वदेश हाँ जी, का बिल्कुल। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, उसमें मैंने पहले से हाईलाइट कर लिया है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फॉर्म 1 आई थिंक नहीं खुला है, पीएफआर कर लेता हूँ पहले। हाँ फॉर्म 1 भी खुला है, राइट, यहाँ पर है। तो एक तो हमने चेंज किया, सुनो देखिएगा, जहां पर ऐसा कुछ है आप छोटा मोटा नोट कर लेना, या ये फिर रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक हमने ठीक। थोड़ा चेंज किया है, आपका टाइटल करेक्ट है बट थोड़ा चेंज किया, सीक्वेंसिंग और यहाँ पे फॉर करके 2-3 बार लिखा, वो चेंज किया। और कैप्टिव पावर प्लांट ठीक। जब भी कहीं पर भी, ये एक थंब रूल रख लीजिए, कैप्टिव पावर प्लांट है वो लास्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। वैसे भी कैप्टिव वर्ड लिखा है, यानी ये केवल अपनी जरूरत के लिए है, तो उसको सबसे हाँ लास्ट जी, में रखिएगा। जब भी कहीं पर भी किसी भी ठीक। प्रोजेक्ट में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट हो, चाहे मेट्रोलॉजी का हो, चाहे डिस्टिलरी का हो, कहीं भी को जनरेशन भी है तो सबसे लास्ट में डाल दीजिए, ठीक है। अब अगर इसको जस्टिफाई हेलो यहाँ, हाँ कोई क्वेश्चन है? हेलो बोलिए बोलिए। हाँ डॉक्टर सुक्ति, आप थोड़ा 5 मिनट देख लीजिए, ये मैं अभी फॉर्म 1 कंप्लीट करता हूँ, फिर आपके फॉर्म 1 पे आता हूँ। आप थोड़ा बिजी थे इसलिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है, डोंट वरी, अभी आपका 5 मिनट लगेगा, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो एक तो सोनू ये ध्यान रखना, टाइटल हमें इस वे में लिखना है कि ग्रीन, आपका यहाँ पे ग्रीन फील्ड या एक्सपेंशन वर्ड आना चाहिए, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ था, न्यू या ग्रीन फील्ड कोई भी आप लिखिए। उसके बाद आपका जो भी पर्पज है वो पूरा पर्पज लिखने के बाद जो कैप्टिव पावर प्लांट है उसको विद के साथ लिखिए, विद कैप्टिव पावर प्लांट या विद को जनरेशन पावर प्लांट। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? सोनू मेरी आवाज आ रही है? मुझे डॉक्टर हेलो सुक्ति को आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो? आपने शायद कुछ, मुझे तो आ रही है सर। हाँ तो फिर डॉक्टर सुक्ति आप चेक कर लीजिए, और आपका डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर अभी यहाँ पर भी सेम चीज आपको क्या करना है, नहीं जब सर, मुझे तो जैसे चल हमने रही है। ऊपर चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज कर देना, सुनो, ठीक ठीक है। है सर। बस बाकी जब जब टाइटल लिखेंगे तो वो सेम आएगा, ऊपर का पर्पस, एट विलेज और बाय कंपनी का नाम, तो ये करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है सर। हाँ फिर आपने जो भी इसमें लग रहे हैं, थर्मल पावर भले कैप्टिव है तो कैप्टिव पावर प्लांट भी इसके अंदर कैटेगरी आता है, तो 1D भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो भले ही आपका EIA 1 बनेगा बट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है सर। एंड यहाँ पर हमने इसलिए हाईलाइट किया कि इसको लास्ट में डाल दीजिए, यानी कि जो आपका मेजर है, और कोशिश ये करिए, वैसे भी मुझे लग रहा है कि सीक्वेंस में ही है, लेकिन ध्यान देना ब्लास्ट फर्नेस जो लिखा है ना, वो थोड़ा सा आप जहां पर यूज कर रहे हैं, यानी कि हमारा पर्पज ये है हाईलाइट करने का कि इसको अगर सीक्वेंसिंग में ले सकते हो, यानी पहले क्या बन रहा है उसके बाद सेकंड थर्ड, हाँ हाँ। या पैरेलल, कोई सपोज करिए ठीक। ब्लास्ट फर्नेस है, मिनी ब्लास्ट फर्नेस है, और वो पैरेललाइजेशन में यूज हो रही है, तो आप एक साथ रखिए, यानी सेकंड थर्ड नंबर पे लाइए, उसके बाद जो हो रहा है ठीक। उसके ठीक। बाद ले आइए, और पावर प्लांट या कोजनरेशन पावर प्लांट है उसको सबसे लास्ट में लाइए,
वही सीक्वेंस हर जगह फॉलो करिए, पूरी थीसिस, इवन पूरी रिपोर्ट, ईआई रिपोर्ट में, फॉर्म 1 में, पीएफआर में, जहां पर कहीं पर भी डालिए, उसी सीक्वेंस में डालिए, तो लोगों को भी आइडिया लगेगा कि भाई इसके बाद ये हो रहा है। जैसे सपोज करिए कोल वॉशरी आपका सबसे पहले आएगा, क्योंकि कोल आप यूज कर रहे हो एक फर्नेस में, राइट? तो पहले आपको स्टार्ट करना है कोल वॉशरी से कि हमारा कोल वॉश करेंगे। उसके अगर कहीं बीच में यूज कर रहे हो, सपोज आपका पैराडाइजेशन पहला प्लांट लगा है, उसके बाद हम उसमें पैराडाइजेशन में कहीं भी कोल यूज नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल ओनली, राइट? और फिर उसके बाद हम जब ब्लास्ट फर्नेस में जाएंगे तो कोल हमें वॉश करके यूज करना है, तो आप पहले पैराडाइजेशन डाल दिए, फिर उसके बाद कोल वॉश डालिए, फिर आप दूसरे प्लांट डाल दिए। खाली ये सीक्वेंसिंग लिखिए, इससे थोड़ा जेनरिक आइडिया लोगों को भी समझ आता है कि हमारा सीक्वेंस क्या है और किस वे में आपने गार्निशिंग करी है किसी भी चीज की। फिर आपका ठीक है, ये सब कैटेगरी जो भी लिखा है, लैटिट्यूड भी चाहिए, ठीक है, ये भी करेक्ट है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है, कुछ हाईलाइट किया है, मैं उसी पे जाता हूँ। डिटेल ऑफ अल्टरनेटिव साइट इफ एग्जामिन्ड, डिटेल गिवन इन पीएफआर। इसकी यहाँ जरूरत नहीं कि डिटेल गिवन इन पीएफआर, आप लिखिए यस अल्टरनेटिव साइट हैज बीन एग्जामिन्ड एज पर सीपीसीबी क्राइटेरिया, और कुछ मत लिखना बेस्ट सूटेड साइट, ऐसा मत लिखिए, केवल आप लिखिए अल्टरनेटिव साइट क्राइटेरिया हैज बीन एग्जामिन्ड एज पर सीपीसीबी क्राइटेरिया, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर आप आते हैं यहाँ पर वेदर स्टेट पॉलिसी, तो आप इसमें लिखा है आपने स्टेट इंडस्ट्री लॉ एंड एमएफसीसी गाइडलाइन, वो कौन सी लॉ है? नंबर 1 भी लिखा है, इसका मतलब नंबर 2 आना चाहिए था, बट वो 1 के बाद कुछ आया नहीं। पहला तो ये ध्यान दीजिए, अगर 1 लिखते हैं केवल सिंगल के लिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पहला। दूसरा, अगर कोई लॉ है तो उसका वाइड एप्लीकेशन नंबर या वाइड रेफरेंस नंबर, फाइल नंबर कुछ तो लिखे। अगर खाली केवल हर इंडस्ट्री का, हर स्टेट का एक इंडस्ट्री लॉ है, राइट, लेकिन वो एक जेनरिक लॉ है, उसके लिए ये पॉलिसी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका कोई इंडस्ट्री जो जहां पे आप एस्टेब्लिश करने वाले हो वो नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया या कुछ ऐसा लॉ तो नहीं है, या कोई एग्जेम्पशन मिला हुआ है, या कोई कॉरिडोर है, इस टाइप का अगर लॉ है तो लिखना है वाइड लेटर नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फाइल नंबर, दिस डेटेड दिस। अदरवाइज यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप ये लिखेंगे वैसे ही आप ऑनलाइन जब फॉर्म भर रहे होंगे तो वहां पे एक नया बार बन के आ जाएगा, नया विंडो बन के, छोटा सा कॉलम बन के आएगा आपको वो एप्लीकेशन फाइल अपलोड करने के लिए। तो किसमें कोई एप्लीकेशन ऐसा कोई है आपके पास, पीडीएफ या फाइल? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है यहाँ पे नो आएगा, यहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि अगर जैसे ही आपने फॉर्म भरा होगा और यस किया होगा, यहाँ पे 1 लिखने का मतलब यस लिखोगे आप, और यस लिखोगे तो वो पूछेगा, अपलोड करने की बात करेगा, और वो स्पेशली कब होता है? जब कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, जैसे उन्होंने सीएलयू की बात करी, तो यहाँ पर उस केस में सीएलयू में यस लिखना पड़ेगा, और यस के बाद आप डिटेल लिखेंगे, उसका वाइड एप्लीकेशन, वाइड फाइल नंबर दिस, डेटेड दिस, वो चीज यहाँ पर आएगी, वो पॉलिसी है, उसको आप इसमें वेरीफाई कर सकते सर हैं। इसमें नो ही लिखा है, सर फॉर्म 1 में नो ही लिखा है, जो मैंने आपको फाइनल पीडीएफ भेजा है मैं उसमें no आपका लिखा नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अब मेरी बात नहीं, ये आपके मैम केस में आपका भी जो आएंगे, है, अभी ये वो आएंगे है आपके केस स्वदेश में, वाला। ये दूसरा फॉर्म है। अच्छा अच्छा हाँ, अभी फिर सब समझ लीजिए कि हम ये दूसरा फॉर्म स्वदेश का है। अच्छा। आप बिजी थे कहीं पे, इसलिए मैंने दूसरा स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जहाँ हाईलाइट है मैं वही जाता हूँ। फिर आपको दूसरा याद करना है, सबके लिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी एकर्स में आप पूरे फॉर्म 1 पीएफआर ईआईए कोई भी सप्लीमेंट्री जो आप एज ए कंसल्टेंट बना रहे हो, एकर्स यूज नहीं करना है। या तो आप हेक्टर यूज करिए या फिर आप मीटर स्क्वायर यूज करिए, कहीं पर भी एकर्स यूज नहीं करना। इवन आप जब भरोगे, आपने जब भी इतने सारे फॉर्म 1 पीएफआर भरे हुए हैं, आप ये सबमिट किए, कहीं पर भी एकर्स में नहीं मांगता है, केवल मीटर स्क्वायर या हेक्टर में मांगता है, उसकी यूनिट भी लिखी रहती है नीचे। आप वही काम करिए, जनरलाइज भरिए, बहुत स्पेसिफिक भरने से कंफ्यूजन बढ़ता है। तो ये लिखा एग्रीकल्चर यूज में है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमको यहाँ पर एनए का भी स्टेटस लिखना पड़ेगा। तो वो पहले तो आप इसको मीटर स्क्वायर या हेक्टर में लिख दीजिए, फिर उसके बाद आप लिखिए, अब इसमें टोटल एंटायर लैंड लिखा 210 हेक्टर है, वो पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे एनए का स्टेटस लिखना पड़ेगा, या तो प्रोसेस में है या हो चुका है। अगर हो चुका है तो वाइड एप्लीकेशन नंबर या लेटर नंबर या फाइल नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, और फिर डेटेड भी लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये क्वेरी आएगी, अगेन क्वेरी आएगी, इससे अच्छा हम प्रोसेस में लिखते हैं, एनए इन प्रोसेस, ऐसा लिख सकते हो, तो भी कम से कम ये है कि हमने प्रोसेस में कर दिया है। सोनू समझ रहे हो ना आप? हाँ, एनए मतलब सर नॉन एग्रीकल्चर, अच्छा अच्छा, एग्रीकल्चर है तो नॉन एग्रीकल्चर करना पड़ेगा ना। हाँ नॉन एग्रीकल्चर कमर्शियल लैंड होती है, या फिर दूसरी टाइप की लैंड होती है, मतलब जहां पर एग्रीकल्चर ना हो, अदर देन एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर पे इंडस्ट्री नहीं स्टैब्लिश कर सकते, और हम जब भी आप लिख रहे हैं एंटायर लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसका मतलब है कि एनए का स्टेटस दिखाना पड़ेगा।
इमीडिएटली आप ठीक। एनए का स्टेटस दिखाइए कि इतना है। और अगेन वही हाईलाइट किया है कि एकर्स आपको कहीं पर भी पीएफआर फॉर्मन या फिर आप ईआईए में सप्लीमेंट्री में कहीं पर किसी भी रिपोर्ट में नहीं यूज करेंगे, मीटर स्क्वायर और हेक्टर ही एक्सेप्टेड है। आप नोट कर लीजिए सभी के लिए, यहाँ पर मीटर क्यूब लिखा है आपने, बट कैलकुलेशन आपको पीएफआर में बताना पड़ता है कि अगर आपने सॉइल का दिखाया है तो आपके पास टोटल लैंड है, उसका कुछ आपने 6 इंच 9 इंच या 12 इंच का फाउंडेशन लिया होगा, उसके बेसिस पे आपने कुछ कैलकुलेशन जरूर होना चाहिए। उसके बेसिस ऐसा ही केवल लिख दिया होगा कि भाई 2000 मीटर, क्योंकि बहुत कम है, आपके पास एरिया बहुत बड़ा है और 2000 मीटर टन या 2000 टन ओनली, ये बहुत छोटा अमाउंट हो जाए। तो वो आप देख लीजिए कि जस्टिफिकेशन कल को पूछा जाए कि कैसे निकाला, तो वो या तो कैलकुलेशन आपके पास हो फिर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कैलकुलेशन नहीं किया है तो आपको एक बार कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। उसके लिए हम सेपरेटली, अगर आपके पास है कैलकुलेशन तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग एक दिन समझ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। नहीं सर, कैलकुलेशन नहीं है, बस मैं बता उन्होंने दूंगा। बोला। हाँ। नहीं नहीं, ऐसे बोलने से आप कभी मत डालिए, क्योंकि एक सिंपल है, थंब रूल बना हुआ है, सिंपल कैलकुलेशन, केवल कैलकुलेटर यूज करना है, 5 मिनट में आपके पास ये क्वांटिटी निकल आएगी। तो बहुत बड़ा ठीक कोई भी ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं है किसी चीज के लिए। ठीक है, अगेन हमने हाईलाइट किया यहाँ पे इसलिए क्योंकि आपको वो चीज यहाँ पे जैसा ऊपर डाला वही हाँ सीक्वेंस में यहाँ डाल देना है। और पीएफआर में ठीक दिया है। है, दैट्स ऑल, ये तो हमको लिखना ही पड़ेगा। फिर वेस्ट के बारे में भी आपने दिया है क्वांटिटी का इसमें, वो ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि जहां लिखा है सीमेंट प्लांट या कोई भी चीज, या जहां पर हम बाहर दे रहे हैं ब्रिक प्लांट, तो आपके लिए एक क्वेश्चन या नोट करके लिख लेना होता है कि इसका एमओयू हमें क्लाइंट से लेना है। जहां पर भी साइट से बाहर जा रही हम्म। है कोई भी चीज, कोई भी वेस्ट, इमीडिएटली आपको एमओयू के लिए बोल देना है कि भाई आपको इसका एमओयू लाना पड़ेगा, जिसको भी आप बेचने वाले हो। 2 लेटर हेड एटलीस्ट, सीमेंट का भी है तो 2 कम से कम चाहिए इंडस्ट्री का, ब्रिक का है तो कम से कम 2, 2 से ज्यादा है चलेगा, बट 2 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। फिर एफ्लुएंट का जो लिखा है ट्रीटेड रीयूज, थोड़ा ये समझ लेना कि एग्जैक्टली आप क्या बताना चाहते हो, आईसीडब्ल्यू डीसीडब्ल्यू क्या चीज है, मुझे भी पता नहीं एग्जैक्टली क्या लिखना चाहते हैं। 100 केएलडी का आपने एसटीपी दिखा रहे हैं, और उसका पानी ट्रीट करने के बाद एग्जैक्टली, क्योंकि ग्रीनरी के लिए कितना पानी है, मानसून में क्या करोगे, वो सारी चीजें आनी चाहिए। यहाँ पे नहीं लिखोगे तो पीएफआर में लिखना पड़ेगा। ट्रांसमिशन लाइन बोल रहे हैं कि हम नियरेस्ट सब स्टेशन पे बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली तो पावर प्लांट तो आपका साइड के अंदर है ना, तो फिर ट्रांसमिशन लाइन बाहर क्यों जाएगी, नियरेस्ट सब स्टेशन क्यों लिख रहा है, मतलब इसमें क्या रीजन रहा होगा, सोनू मुझे नहीं समझ आ रहा। पावर स्टेशन आपका बनने वाला है विद इन प्रीमाइसेस, हाँ सर। तो प्रीमाइसेस में अगर है तो डाइवर्जन तो कुछ होने वाला ही नहीं है, तब तो यहाँ नो आना चाहिए। ठीक ठीक है सर, मैं इसे करेक्ट कर लूंगा। हाँ देख लेना, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था एग्जैक्टली हाँ अगर आप विद इन पावर प्लांट आपका विद इन साइट है तो ट्रांसमिशन लाइन डाइवर्जन क्यों होगा। डाइवर्जन तो तब होता है जब आप कहीं दूसरी चल रही हो और आपके पास से पास हो रही हो तो उसको हटा दें, या फिर नई लाइन लेके आए, तो न्यू ट्रांसमिशन लाइन होती है। या डाइवर्जन का मतलब आपकी लाइन से पास हो रही हो और वहां पे आपको इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो वो पूरी पूरी ट्रांसमिशन लाइन हटा के दूसरी जगह लाना है, तो वो डाइवर्जन हुआ। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो हटा दीजिए, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। फिर रिजर्वायर लिखा है कि साइड में रिजर्वायर है, तो रिजर्वायर ऑलरेडी है क्या, नहीं सर, है नहीं, ये प्रपोज है पहले था, रिजर्वायर। पहले कोई। हाँ, तो प्रपोज्ड रिजर्वायर है नहीं लिखते रिजर्वायर। उसको, रिजर्वायर नहीं लिखते, रिजर्वायर आप लिखेंगे तो कंफ्यूजन होता है, आप वाटर कलेक्शन टैंक लिखिए ना, रेन वाटर कलेक्शन ठीक टैंक। ठीक है सर। रिजर्वायर का मीनिंग ठीक ही है अलग सर। होता है। हाँ वो, ठीक है, मैं इसको वाटर कलेक्टिंग टैंक लिख दूंगा। हाँ वाटर कलेक्शन टैंक, ठीक है। फिर टोटल वाटर जो आपने बताया केएलडी, यहाँ पर आपको ये लिखना है, मतलब सरफेस वाटर यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, तो ग्राउंड यहाँ पे कितना सरफेस वाटर होगा और कितना ग्राउंड वाटर होगा, वो क्वांटिटी आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आप 2 सोर्स बताएंगे, अगर एक ही सोर्स होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर 2 सोर्स है ठीक तो है। आपको सरफेस वाटर का क्वांटिटी और ग्राउंड वाटर का क्वांटिटी दोनों का अलग अलग जस्टिफाई दिखाना पड़ेगा, क्योंकि परमिशन फिर ठीक है उसके सर। हिसाब से आएगी। फिर आपका स्टाफ लिखा है ठीक है आपने सर। 119, टोटल 19, लेकिन बाद में 30% और ऐड किया है, तो कैलकुलेशन वाटर का उनके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि 2150 हमने पीएफआर में देखा है। यहाँ पे मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आपके 30%, 1900 के अलावा 30% और भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनका पानी कैलकुलेट किया कि नहीं किया वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। फिर आपने बताया है कि यहाँ पर हेक्टर में डाला है अभी। अब वही चीज है कि आप एक जगह यहाँ पे तो लिखा था इसलिए आपने शायद हेक्टर में डाला, राइट, लेकिन पूरी जगह पे हम्म। हेक्टर में ही लिखना है। ठीक है सर।
अच्छा, ये अगेन फिर आता है 150 केजी। मैंने कैलकुलेशन किया था, आपके पास 1900 वर्कर अगर हैं, 1900 एम्प्लॉइज हैं, तो 1900 के हिसाब से अगर आप करोगे एनबीसी का कैलकुलेशन, तो आपका अगर 250 हम लेते हैं ना नॉर्मली, तो आपका 1900 इंटू 0.25, तो लगभग देखिए 475 किलोग्राम आता है, और उसके अगेंस्ट में हम लिख रहे हैं 150। तो कैलकुलेशन या तो आप इसको कुछ कम ले रहे हैं, सपोज कम लिया होगा तो हाँ, कितनी। वो इसलिए सर कि कुछ रेसिडेंस वाले, वो उसमें तो जैसा होता है ना कि रेसिडेंस है और फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, उस हिसाब हम्म, से एवरेज करके लिख दिया था मैंने। नहीं तो उनको अलग अलग का एवरेज, मतलब क्या बेसिस लिया आपने, 0.15 लिया है, 0.15 सर। तो तब भी 250 ही आता है। हाँ, 200 मतलब, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया था कि नहीं वो तो एक इससे तो एंटिटी। 150 ग्राम से तो पीछे नीचे कम ही नहीं, कम कर भी नहीं सकते। आठ आठ किलो 8 घंटे के लिए भी 150 ग्राम तो है ही कम से कम, ये मिनिमम है। हाँ, ये तो तो है सर। 285 ही आ रहा है यहाँ पे, वो देख ठीक लेना आप ठीक है उसके सर, हिसाब मैं से इसको ले। थोड़ा, हाँ, बढ़ा दूंगा मैं इसको। हाँ। फिर है डोमेस्टिक वेस्ट का कैलकुलेशन जो भी किया होगा उसके हिसाब से केएलडी ट्रीटेड लिखा है, बट उसका फेट नहीं लिखा है, मतलब ये पानी जाएगा कहाँ ट्रीटमेंट के बाद। ठीक है, वो आप लिख दीजिए कि ग्रीन बेल्ट में करने वाले हैं, ग्रीन या कहीं भी करने वाले हैं। अगर ग्रीन बेल्ट में करने वाले हैं एग्जैक्टली, तो फिर आपको मानसून का बताना पड़ेगा। बोलिए। ट्रक्स का जो कैलकुलेशन है वो आपके प्रोडक्शन पे रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल कितना, टोटल रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग फ्यूल वगैरह, और फिर आपका टोटल प्रोडक्ट जो बाहर जा रहा है उसको डिवाइड करिए। आपका अगर 20 टन का एक ट्रक है, एवरेज लेंगे, कुछ 25 में जाएंगे, कुछ 15 में भी जाएंगे, लेकिन 20 एवरेज ले सकते हैं, तो फिर डिवाइड करके ट्रक्स निकालिए। रेंज देने से काम नहीं चलेगा, ये सिंपल कैलकुलेशन, आपके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट है टन्स में, मिलियन टन्स में, उसको हम्म। कन्वर्ट करिए टन्स में, टन्स को डिवाइड करिए 20 से, नंबर ऑफ ट्रक्स पर डे आ जाएगा। वो ट्रक का फिर आपका उसमें देखेंगे कि 50 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो आप उसकी 2 या 3 ट्रिप ले सकते हैं। तो 2 से और डिवाइड कर दीजिए, तो आपके एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रक्स आ जाएंगे। वो लिखिए, केवल रेंज लिखने से कंफ्यूजन होगा, फिर आप चैप्टर आगे चेंज करेंगे। तो एक बार ये कैलकुलेशन ठीक कर ठीक लेना। है। एंड फिर ये रॉ मटेरियल जो भी लिखा है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज लिखा है, बट जीरो डिस्चार्ज का मीनिंग दूसरा होता है और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का मीनिंग दूसरा होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जेडएलडी आपका है या जीरो डिस्चार्ज, जीरो डिस्चार्ज का मतलब वेस्ट भी बाहर नहीं जाएगा, आप समझे, जीरो वेस्ट। डिस्चार्ज। हाँ, जीरो डिस्चार्ज लिखेंगे, अगर आपने जीरो डिस्चार्ज लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, अगर जीरो डिस्चार्ज लिखेंगे तो कोई भी टाइप का, यानी कि एयर एमिशन भी बाहर नहीं जाता, आपका वेस्ट भी बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, तब जीरो डिस्चार्ज बोल सकते हैं। लेकिन उसकी बजाय आप जीरो लिक्विड बोलिए कि आपका जेडएलडी है। मे बी आप जेडएलडी लिखना चाहते हो या हट गया होगा, राइट। हाँ, वैसे तो जेडएलडी है सर, क्योंकि हाँ, तो वेस्ट तो जेडएलडी जाएगा लिखिए ही ना, छोड़ बाहर लिक्विड, तो। हाँ वही बोल रहा हूँ, लिक्विड इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, ये क्या कुम्हारी टैंक लिखा, रिवर पॉन्ड तो समझ में आया, टैंक लिखने का मेरे समझ से बाहर है। टैंक क्या चीज है, ये आर्टिफिशियल है या कुछ ऐसा है, वो आप चेक कर लेना। टैंक मतलब कोई नेचुरल ये टैंक, यहाँ जो बात कर रहा है वो नेचुरल की बात कर रहा है। जितने भी नंबर 2 में आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव में हम्म, देख रहे हो, तो नेचुरल है। ये टैंक आर्टिफिशियल बना है, तो उसको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा ठीक है। यहाँ पे इनलैंड कोस्टल जोन नोन लिखा है, नो के बाद फिर ये जरूरत नहीं है कि आपका सीजीडब्ल्यू ने क्या बोला, ये ग्राउंड वाटर परमिशन के लिए सेफ जोन होता है। यहाँ पर जो मांग रहा है उसकी बात कर रहा है कि मरीन, कोस्टल, अंडरग्राउंड वाटर या कुछ भी है, वो है या नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब कोई डाइवर्जन है। यहाँ पर जो आप लिख रहे हो सेफ जोन है सीजीडब्ल्यू का, उसकी जरूरत नहीं है, यानी ये जो हाईलाइट किया है ठीक उसकी ठीक जरूरत है। नहीं, खाली आप लिखोगे नो इनलैंड कोस्टल मरीन विद इन 15 किलोमीटर। ठीक है। फिर यह एक महामाया मंदिर है। दूसरा, आपका कोई भी इंडस्ट्री 500 मीटर में नहीं होना चाहिए, एकदम 500 लिखा है। या तो इसको थोड़ा बहुत बढ़ा दो, या फिर आप अपनी साइड को पीछे करो, दो में से एक काम करना पड़ेगा। जैसे 5-5 कर दिया, और थोड़ा सा उसको डिस्टेंस को जहां से माप रहे हो वहां से दिखा दो कि ये 5-5 है, या 600 दिखाओ। लेकिन एक तो 500 पूरा पूरा दिखाएंगे तो फिर से अगेन क्वेश्चन आएंगे। तो भले आपका एक्चुअल 500 है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस को डाइवर्ट करके दिखाइए कि आपका साइट यहाँ पर जो नियरेस्ट है वहां से ये 550 आ रहा है, या फिर आपको साइट को थोड़ा नीचे पीछे कर लो और उसमें दिखा दो 550 आ रहा है समथिंग। ठीक। ठीक ठीक है सर। ये पीएफआर, मैं पीएफआर में जाता हूँ। पीएफआर में जल्दी हो जाएगा, इसमें खाली चेंज कर देना जो हमने वहां बताया था,
फॉर्म वन में वही चेंज यहाँ कर देना। हाँ मैंने जी आपको इसका ठीक है सर। स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है, आपने यहाँ पे तो काफी चीजें बना के रखी है, दैट्स गुड। फिर आपने चैप्टराइजेशन भी कर दिया, बट लिस्ट ऑफ टेबल फिगर्स नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी डाल सकते हो तो डाल देना, अच्छा रहता है, थोड़ा समझ में आता है। फिर हम जाते हैं, जो जो हाईलाइट किया मैं उस पे जाता हूँ, बाकी स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दिया था। कुछ चीजें हमने इसके अंदर हाईलाइट करी है, काफी चीजें इसमें सही हो गई है, साइट के अलावा तो सब सही है। हाँ, एक इसमें सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग है वो ये है, जैसे आपने लिखा फ्यूल फॉर गैसिफायर, तो वो कौन सा फ्यूल फ्यूल है? सर ये तो मिश्रा सर ने लिखवाया था, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे ये 3 टेबल बना के दी, कह रहे नहीं, कि ये बराबर, टेबल लिख दो। समझ गया मैं। देखिए नीचे भी एंथ्रासाइड कोल लिखा हुआ है, बट यहाँ लिखा फ्यूल फॉर हाँ गैसिफायर। बेसिकली गैसिफायर में कई चीजें यूज करते हैं, वुड भी यूज कर लेते हैं कई बार, नेचुरल गैस भी यूज करते हैं, कई बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है कि कौन सा गैसिफायर द प्रोसेस, या उसके गैसिफायर फ्यूल्स बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, क्या यूज करने वाले वो लिखा नहीं है, तो वो आपको अच्छा बताना फ्यूल पड़ेगा ना, मतलब इतना टन आप यूज कर रहे हो, वो माइन से आ रही है, तो माइन से आ रही है तो वुड तो नहीं होगी, सिंपल बात, लिग्नाइट हो सकता है, कुछ होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो खाली ऐसे बोल रहा हूँ तुक्के से। बट ये क्या चीज है जो माइन से आ रही है, रोड रोड से भी आ रही है, रेल से भी आ रही है, बट यहाँ लिखा कुछ नहीं है। ये ये तो मैं एक आपको बार भी पूछ लेता पूछना हूँ चाहिए, उनसे। हाँ ये लिखिए, क्योंकि हाँ अगेन फिर क्वेश्चन आएगा कि इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि गैसीफायर फ्यूल कौन सा यूज करने वाला नहीं नहीं मैं ये वाला पूछ लूंगा उनसे। है। ओके, फिर दूसरा मैं एक सबसे बड़ी चीज जो है ना, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है गैसीफायर जब यूज करेंगे, यानी ऐसी कोई चीज है जैसे टार बन रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए ना टार लिखा हुआ है, गैसीफायर फ्यूल से हम्म टार बन रहा है, तो आप देखिएगा कुछ चीज ऐसी यूज कर रहे हैं, अंतरसाइड कोल है, वो इंडियन कोल है, कुछ होगा, वहां से टार निकल रहा होगा, तो ये उसी से वेस्ट भी निकल रहा है, और उसको उन्होंने बिटुमेन सेलर को दिया हुआ है। तो अगेन ये चीज आ हम्म गई, जो कि हम पीएफआर में फॉर्मन में नहीं दिखा रहे थे, ठीक है, तो ये पीएफआर में यानी फॉर्मन में भी डालना पड़ेगा कि आप ये भी बाहर दे रहे हैं, टार भी बाहर दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पर अगेन उन्होंने जीरो डिस्चार्ज लिखा है, जीरो डिस्चार्ज वर्ड नहीं हो सकता, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो सकता है। लिक्विड डिस्चार्ज। जहां पर भी लिक्विड की बात करेंगे लिक्विड लिखिए, जीरो जीरो डिस्चार्ज का मतलब जो आप दिखा रहे हैं ना, ये ऑयल मैन्युफैक्चर हम्म को देने वाले हैं या ब्रेक प्लांट को देने वाले, ये सब भी बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी आप जीरो डिस्चार्ज लिख सकते हैं। दूसरा मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था, इसमें आप देखेंगे, अब एक ये तो छोटा सा एक यूनिट था, बट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल की टोटल क्वांटिटी, क्योंकि जैसे हमने बताया रॉ मटेरियल आपका कितना है और फ्यूल कितना है, प्लस प्रोडक्शन कितना है, तीनों को मिलाएंगे तो आपके नंबर ऑफ ट्रक्स निकाल पाएंगे। लेकिन इस पूरी पीएफआर में कहीं भी एक ऐसा टेबल नहीं मिला जिसमें टोटल फ्यूल का या कोल का कंजम्पशन दिखाया हो, अलग अलग तो दिया हुआ है लेकिन एक साथ नहीं किया हुआ है, तो आप सभी को मिला के एक बार एक साथ कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रिकेट्स एलडीओ कुछ भी दिखाया, तो टोटल फ्यूल में बताया है कि 7 टन यूज करेंगे ब्रिकेट, या एलडीओ अगर यूज करेंगे तो 3 टन यूज करेंगे डेली का। ऐसा ही आप पूरी पीएफआर में जब कंप्लीट हो जाएंगी सारी प्रोसेसेस, उसके बाद आप टोटल फ्यूल, जिसमें फ्यूल के टाइप्स अंतरसाइड कोल है, लिग्नाइट है, इंडियन कोल है, फिर उसके बाद आप कुछ गैसीफायर फ्यूल यूज कर रहे हैं, जो भी है वो सारे फ्यूल के नाम लिखो, उसके सामने टोटल क्वांटिटी, जहां पर भी यूज करिए टोटल क्वांटिटी, और रॉ मेटल में है तो उसका भी टोटल क्वांटिटी, ओर का है, लम्स का है, स्लैग का है, या जो भी चीज है, मतलब जितनी भी चीजें यूज कर रहे हो वो सारा का टोटल क्वांटिटी आएगा, तो आप उसमें नंबर ऑफ ट्रक्स पर डे निकाल पाएंगे। अगेन यहाँ पर सेमी फिनिश प्रोडक्ट लिखा है, वो शायद ये मैंने हाईलाइट्स लेके तो नीचे चला गया है, फ्रॉम विच ये है नहीं, वो समझ नहीं आ रहा, वो देख लेना, पेज नंबर आपका है ठीक 27 पे, और टेबल नंबर पड़ा नहीं है, अदरवाइज ये टेबल नंबर, वैसे सभी टेबल नंबर होनी चाहिए, बट फिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, चेक कर लेना, नीचे कैट चला गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, आप ये भले ही आउटपुट यहाँ लिख रहे हैं स्पेसिफिक और ये क्वांटिटी, ऊपर तो वैसे भी क्वांटिटी टीपीए लिखा ही है, तो यहाँ पे ये डालने की जरूरत नहीं, इसको खाली मर्ज कर दीजिए, इनपुट आउटपुट, कि हीटिंग में इनपुट पूरा हीटिंग में जा रहा है, बट ये छुप जा रहा है, राइट, तो इस वे में नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक मेटल बैलेंस जो बनता है एक तरफ इनपुट एक तरफ आउटपुट दिखने में पता चले, इसमें पता नहीं चल पा रहा एग्जैक्टली। फिर इनको साइड यहाँ में कर पर, दूंगा सर मैं फिर। हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद 52 मेगावाट एंड ओके, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो हमने चेक कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है।
बस इसमें मेन चीज तो वही है कि आपका टोटल फेल क्वांटिटी लास्ट में डाल दीजिए। और सब कुछ फिगर 1 यहाँ लिखा हुआ है, यानी पहले हाँ, आपने ये वाला दिखाया मेरे को था। मिला नहीं था। हाँ, तो वो नहीं मैं है तो बहुत हटा पूछ रहा देना था। उसको, फिर कंफ्यूजन के लिए हाँ। रहेगा ना, फाइनल नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है करेक्टरिस्टिक, ये कोल का लेकिन है, ये रिजेक्ट कोल और क्लीन कोल और रॉ कोल। बट ऐसे ही कहीं पे जब पूरा आपका प्रोसेस खत्म हो जा रहा है, वहां पर आप टोटल क्वांटिटी लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए बेंटोनाइट भी यूज कर रहे हैं। अब फ्यूल में लिखा है जनरेटर गैस, मतलब लिखा तो फ्यूल है बट यहाँ फ्यूल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो ये हीटिंग में भी किसी और चीज के लिए होगी। इसके अंदर ही आना चाहिए जो हीटिंग आपका 3.6 है, यहाँ पे आपका रॉ हम्म। मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट की क्वांटिटी और आपके फ्यूल की क्वांटिटी, तीन चीजों की क्वांटिटी आनी चाहिए। आप और एक एक साथ, मतलब ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख रहे हो तो ठीक है, लिख दो एक बार, तो ऐसा यूनिट वाइज लिखो, लेकिन लास्ट में आप एक साथ लिखो इतना कोल हम पूरे पूरे, क्योंकि आपका प्लांट एक साथ जब रन करेगा तो उसका टोटल क्वांटिटी कितनी होगी वो इसमें कहीं समझ नहीं आ रही है। तो आपको एक बार एक टेबल में फाइनल लिखना है कि इतना इतना हमारा ए एक टन कोयला आएगा, इतना बेंटोनाइट आएगा, इतना हमारा एंथ्रासाइट आएगा, इतना हमारा दूसरा कुछ होगा, ये जो रॉ मटेरियल है, इतना हमारा मतलब और दूसरे हैं और वगैरह आएगा, उसके बाद इतना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो टोटल टन्स आपका जो लोडिंग अनलोडिंग या बाहर से ट्रांसपोर्टेशन का हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। फिर वाटर के लिए हमने ठीक है जैसे सर। बताया था, ये आपने लिखा है कि इतना इतना यूज करेंगे, डोमेस्टिक में इतना 85 यूज करेंगे, तो वो कैलकुलेशन आप कर लेना जो भी आपने बताया है। आप एक 2150 लोगों के लिए बात करिए, यानी 1900 तो आपके परमानेंट लग ठीक। गए 8 घंटे के लिए। फिर आपने हम्म। 30% दिखाए हैं वर्कर है, उनका 8 लीटर पानी कैलकुलेट कर हम्म। लेना, दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे लिख देना। फिर एक वाटर बैलेंस जो हमने दिखाया था, इस टाइप का वाटर बैलेंस बना देना। आपको अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो हम एडिटेबल फाइल भी दे देंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, इसमें कुछ ज्यादा इस फर्क इसका नहीं सर पड़ेगा। इसका सर वाटर बैलेंस तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। मैंने उनसे भी पूछा था, नहीं, बिना तो वाटर उन्होंने कहा बैलेंस कि बनाए हुए तो आप इसको कैसे करेंगे? अभी अभी सबमिट कर देंगे, प्रेजेंटेशन आएगा, फिर वही लिखेंगे तो हाँ। वो मतलब ही नहीं। क्योंकि जब तक ये जो अब लिखा है क्वांटिटी 500 ब्लास्ट फर्नेस में गया, डेली का दिखा रहे हो, फिर उसका लॉसेस कहाँ दिख रहे हैं? लॉसेस तो पता ही नहीं चल रहा है, तो वो वाटर बैलेंस से ही पता चलेगा, ऐसा कुछ बनेगा तभी तो लॉस दिखेगा। चलो, मैं बोलता हूँ उनको कोशिश एक करो ना, उनको ईमेल से, तो उनको ये भेज बन। देना इस टाइप का कि ये हम्म। हमें चाहिए। अच्छा, इसमें हमें बता रहा था स्टार्टिंग में, जैसे ये आपका है, ये वाटर मार्क्ड वाला है, ऐसे कोई भी वाटर मार्क्ड नहीं यूज करिए, वो ऑलरेडी कॉपीराइट है उसका, तो हम क्यों कॉमर्शियली यूज कर रहे हैं। और दूसरा सीक्वेंस हमने अभी दिखाया था, यहाँ आप इंडिया डालिए कहीं डालिए कोई दिक्कत नहीं, बट सीक्वेंस लगे 1 2 3 4 ऐसा, ये 1 है तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो, ऐसे जैसे हमने पीछे दिखाया था पीएफआर में। सुक्ति जी आपको हाँ भी हाँ सेम सर। चीज मैं बता रहा हूँ, सभी के लिए, मतलब इसमें अलग अलग नहीं है, ताकि वो सारे कॉमन यस सर। करेक्शंस आप कर लोगे। कहाँ चला गया ये ये हमने दिखाया ना, इसमें आप सीक्वेंस ऐसे ले लीजिए। और यहाँ आप देखिए, बिना ऐसे सब भी मिलते हैं सारे, पूरे इंडियन के स्टेट के जितने भी हैं सारे विदाउट वाटरमार्क, और अच्छे मैप मिलेंगे, पर थोड़ा है मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपका पीएफआर हो गया। अभी मैं सेकंड पे जाता हूँ, इसमें और कोई करेक्शन मेरी तरफ से नहीं, वाटर बैलेंस पेंडिंग है। यहाँ जीएसटी समझ नहीं आ रहा था क्या है, तो आप एक काम करिए, एब्रिवेशन पूरा लिखिए। ऊपर जहाँ पे स्टार्ट हो ठीक रहा है आपका ठीक। चैप्टर, हाँ उससे हाँ। पहले ही आप एब्रिविएशन डाल दीजिए। ये सेम दोनों में है। अच्छा, दूसरा ये बता रहा था, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट में यहाँ ऊपर करोड़ लिख दीजिए, बार बार करोड़ सीआर ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक जगह सीआर लिख रहे हो, एक जगह सीआरएस लिख रहे हो, उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरा, ग्रीन बेल्ट की कॉस्ट ईएमपी के अंदर ही आती है, अलग नहीं होती है। यहाँ अलग लिखा है तो आप ईएमपी में 30 लाख लिख दो। अगर आप ग्रीन बिल लिखो तो ठीक। फिर ओएचएस अलग लिखो, फिर ओएमपी अलग लिखो, सारे अलग लिखो, फिर तो ईटीपी का अलग लिखो, तो फिर कंफ्यूजन होगा। इसके लिए हमने आपको पुराना बताया कि यहाँ पर आप जब प्रोजेक्ट कॉस्ट डाल रहे हैं तो आप डाल दीजिए, उसके बाद आप उसको अलग से बना दीजिए, ठीक है, ईएमपी का बाइफर्केशन अलग दिखा दीजिए। यहाँ पर भी सीक्वेंस वही आप कर देना जो था पहले, ठीक है। ठीक है सर। तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब डॉक्टर सुक्ति का देख लेते हैं एक बार। मैं एक काम करता हूँ,